वेलकम बैक। अब तक जो हम टैग बताए हैं वो बेसिक टैग था। H1 से लेकर P तक पहुंचे हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारा आइटम ऐसा होता है जो हमें लिस्ट के रूप में लिखना होता है, तो लिस्ट बना के लिए हम लिखते हैं OL, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। OL अगर स्टार्ट करते हैं तो OL को बंद भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। जितना भी चीज हम लिख रहे हैं, एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा बॉडी टैग के अंदर है ये, ठीक है। OL स्टार्ट किए, OL बंद किए। हम ऐसा पहले स्टार्ट और बंद क्यों कर लेते हैं? ताकि मिसमैच टैग मिसमैच ना हो। OL के अंदर जो जो टैग होगा वो हमेशा LI टैग होगा। क्या होगा? LI मतलब लाइन, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें LI देने का मतलब हुआ ये एक लाइन है, तो ये पहला लाइन है। इसी के अंदर हम ये दूसरा लाइन लेते हैं, इसी के अंदर ये तीसरा लाइन, हमने 3 लाइन लिया, तीनों के अंदर कुछ हम लिख देते हैं। पहला लाइन में 1 लिखे, दूसरे लाइन में हमने 2 लिखा, तीसरे लाइन में हमने लिखा 3। सिंपल, सेव कर दिए, पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3, ऑटोमेटिक ये नंबरिंग करता जाएगा। ऐसा इसलिए, हम चाहें तो डायरेक्ट पैराग्राफ में भी 1 लिख के टेक्स्ट लिखेंगे, 2 लिख के टेक्स्ट लिखेंगे, 3 लिख के टेक्स्ट लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्या हो जब हम 50 लाइन लिख लिए तब पता चला कि बीच में एक और हमें इंसर्ट करना है, ऊपर से चौथे पोजीशन पर, यानी सबको बैठ के हमें रिनंबर करना पड़ेगा। ये ऑटो नंबर है। ज्यादा बेहतर टूल है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमेशा LI टैग निश्चित रूप से होगा, ध्यान रखना है, ये नेस्टेड होता है। OL अकेला कभी नहीं होगा, OL के अंदर LI होगा ही होगा। OL का ही एक सब्स्टिट्यूट टैग होता है UL, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं आएगा, डॉट आएगा, बुलेट आएगा। इस बुलेट का साइज, स्टाइल, ये सब बदला जा सकता है, और इसका और भी यूज होगा जो कि हम लोग बाद में जानेंगे। तो अभी हम 2 टैग बताए, OL और UL। ऐसा करते हैं, इसको एक बार और पेस्ट कर देते हैं और इसको OL में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों हमारे पेज पे रह जाएगा। सिंपल, OL और UL टैग के बारे में। इसके अलावे एक टैग होता है जिसको बोलते हैं टेबल। सबको पता है टेबल का मतलब रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये निश्चित रूप से इसमें रो भी होगा, कॉलम भी होगा। तो टेबल भी वैसे ही है, टेबल जब भी शुरू करते हैं तो टेबल को बंद करते हैं, ध्यान रखना है। टेबल के अंदर होगा क्या, तो पहले हम रो बनाएंगे। टेबल के अंदर क्या होगा? TR, इसको बोलते हैं टेबल रो, ध्यान रखना है। ये है रो, और इस रो के अंदर अब कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के लिए लिखते हैं TD, इसका मतलब होता है टेबल डेटा। ये हमेशा इसका स्ट्रक्चर ये होगा, बेसिक स्ट्रक्चर हम बता दिए हैं। टेबल होगा, टेबल के अंदर TR होगा, और TR के अंदर TD होगा। अब है कि एक ही रो हम लिए हैं, TR एक बार शुरू किए, एक बार बंद किए, मतलब एक रो। TD एक बार शुरू किए, एक बार बंद किए, मतलब एक कॉलम। हमें टेबल में 3 कॉलम चाहिए, तो दूसरा कॉलम ये रहा हमारा तीसरा कॉलम, और 2 रो चाहिए, यानी ये कंप्लीट सेट एक बार और चाहिए। सिंपली हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, हमारे पास 2 रो हो गया। ये पहला रो का पहला कॉलम है, यहाँ हम 1.1 लिख रहे हैं, समझने में सुविधा होगी। ये पहला रो का दूसरा कॉलम है, हम पहला ही रो में है लेकिन दूसरे कॉलम में है, ये पहला रो का तीसरा कॉलम है। अब ये हम दूसरे रो में आ चुके, ये दूसरा रो का पहला कॉलम है, ये दूसरे रो का दूसरा कॉलम है, और ये दूसरे रो का तीसरा कॉलम है। सब में एक एक स्पेस भी डाल देते हैं। सिंपल, समझ में आया? टेबल के अंदर TR, TR के अंदर TD हमेशा नेस्ट होगा। पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हम देख पा रहे हैं ये 1.1, 1.2, 1.3 एक लाइन में है, और उसके नीचे 2.1, 2.2, 2.3 दूसरे लाइन में, बट देयर इज नो बॉर्डर। हमें बॉर्डर चाहिए। तो दरअसल में टैग के साथ पीछे भी हम टैग बहुत सारा जाने हैं, P टैग था, H1 टैग था, या बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारे टैग थे। टैग के साथ कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो HTML सपोर्ट करता है, और प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है बॉर्डर इज इक्वल टू, और जब भी कोई प्रॉपर्टी लिखना है तो डबल कोट के बीच में देना है 1।
डबल कोट के बीच में 1 नहीं देना है, डबल कोट के बीच में ही देना है। 1 मतलब बॉर्डर का विड्थ हमने दिया कि 1 रहेगा। सिंपल। अब इस तरह के प्रॉपर्टीज की बात आती है तो प्रॉपर्टीज बहुत सारे टैग में होता है, जिसके बारे में हम बताएंगे एक एक करके धीरे धीरे, जैसे जिसकी आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ दिया बॉर्डर इक्वल टू 1, और अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो एक चीज दिख रहा है कि सब अलग अलग बॉक्स में है ना। हम टेबल में 3 कॉलम बनाए थे, 2 रो बनाए थे, दैट्स ओके, डेटा भी मेरा सही है, लेकिन हर टेबल डेटा एक बॉक्स के अंदर है। दरअसल में ऐसा है नहीं। टेबल का कुछ जो प्रॉपर्टी होता है उसमें कुछ चीजें प्रीडिफाइंड होती हैं। क्या प्रीडिफाइंड है यहाँ? तो सेल के बीच का डिस्टेंस, एक टीडी से दूसरे टीडी का डिस्टेंस ब्राउज़र ने डिसाइड कर लिया और अपने से कुछ डाल दिया। हम चाहते हैं 2 सेल के बीच कोई डिस्टेंस न रहे, तो लिखते हैं सेल SPACING, सेल स्पेसिंग इक्वल टू, डबल कोट के बीच में हमें लिखना है 0 कर दो तुम, यानी 2 सेल के बीच में जो स्पेस है उसको खत्म कर दो। रिफ्रेश करें और अब फिर से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, दिख रहा है? अब ये बॉक्स नहीं है, 2 सेल के बीच सिंपली वो स्पेस था जो कि खत्म हो चुका। और चूंकि बॉर्डर एक पहले ही हम कह चुके थे, तो हर टीडी के लिए एक बॉर्डर उसने बना दिया था, और चूंकि 2 टीडी के बीच स्पेस था इसलिए दोनों अलग अलग बॉक्स के रूप में हमें नजर आ रहा था। सिंपल। ऐसा करते हैं कि हम ये स्पेस बढ़ा लेते हैं, यहां आते हैं और कहते हैं कि जो स्पेस है वो 10 कर लो, और बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल कर दो। टेबल का बॉर्डर 2 पिक्सल और सेल के बीच स्पेस 10 पिक्सल। पेज पे आए, रिफ्रेश कर दिए, अब नजर आ रहा होगा, है ना? नजर आ रहा है? बॉर्डर मोटा हो गया टेबल का जो अपना था, लेकिन 2 सेल के बीच का स्पेस बढ़ गया। लेकिन टेक्स्ट और जो टीडी है उसके चारों ओर की स्पेस की बात करें तो उसमें भी कुछ स्पेस है। 1.1 जो लिखा हुआ है उसके अंदर चारों ओर थोड़ा सा स्पेस है, उस स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहते हैं, यानी सेल के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है। हमें 2 सेल के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ाना है, उस सेल के अंदर जो कंटेंट है उससे उसके बॉर्डर का डिस्टेंस बढ़ाना है। अब ये बात और है कि बॉर्डर हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, ये डजंट मैटर, हम सिंपली डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है सेल पैडिंग, PADDING होता है। सेल पैडिंग इक्वल टू, यहां भी हम 10 देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें कि सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ था उससे बॉर्डर का डिस्टेंस भी काफी बढ़ गया है। सिंपल। छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम वापस से क्या करते हैं कि सेल स्पेसिंग को 0 कर लेते हैं, डबल 0 या 0 एक ही बात है, बॉर्डर को 1 कर लेते हैं और सेल पैडिंग को एज इट इज रहने देते हैं और वापस रिफ्रेश करते हैं। अब दिख रहा है कि बॉर्डर सिंगल है, कि सेल के बीच कोई स्पेस नहीं है, लेकिन कंटेंट और बॉर्डर के बीच स्पेस है, दैट्स कॉल्ड सेल पैडिंग। तो ये टेबल की बात रही। अब बात ये है कि हम यहाँ पर टेबल में हम चाहते हैं ऊपर में एक ही कॉलम रहे और ये इस दोनों को ज्वाइन कर लें एक साथ, नीचे अलग अलग रखें, नीचे 3 रखें, ऊपर हम 2 ही रखना चाहते हैं, यानी इस दोनों सेल को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, छोटा छोटा ट्रिक है, याद रखना है। हमें क्या करना है, 1.2 जो 1.3 हमें चाहिए ही नहीं। अगर हम सीधे यहां से हटा देंगे तो क्या होगा, हमने पहले रो में 2 सेल और तीसरे रो में 3 सेल रखा है। रिफ्रेश करते हैं तो देखें कि ये जगह खाली हो गया, है ना? हम चाहते हैं नहीं, कंटेंट इसमें रहे, थोड़ा सा अलाइन, अगर सेंटर में रहता, दोनों अगर एक ही सेल है, नीचे 2 पार्ट में रह जाता, है ना? जैसे हम किसी चीज का प्राइस लिखते हैं तो प्राइस 2 होता है, एक MRP होता है और एक रेट होता है ना? तो ऊपर हम प्राइस लिखना चाहते हैं और नीचे रेट और MRP का कॉलम 2 अलग अलग रखना चाहते हैं, ऐसा कोई टेबल हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ TD में लिख सकते हैं कॉल स्पैन इक्वल टू 2, 2 कॉलम को हम स्पैन कर रहे हैं, कॉल स्पैन एक तरह का प्रॉपर्टी है। सिंपल।
इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये दोनों कॉलम स्पैन हो चुका है, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, है ना। रही बात कि ये सेंटर रहता तो ज्यादा अच्छा लगता, तो ये भी प्रॉपर्टी होता है। हम टेबल डेटा में टेक्स्ट का अलाइन सेट कर सकते हैं, और अलाइन सेट करने के लिए हम लिखते हैं ALIGN, अलाइन इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट अलाइन लेफ्ट होता है, लेकिन हम राइट या सेंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सेंटर लिया है, इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये सेंटर में आ चुका। एक काम करते हैं, जैसे कि हमने अभी टेबल के बारे में बताया कि इसमें कॉलम स्पैन होता है, इन सेम वे रो भी स्पैन होता है। हम ऐसा करते हैं, एक और टेबल ले लेते हैं, उसी को हमने कॉपी कर लिया है, और जो हमारा पहले था वही वापस कर लेते हैं। 1.1 था, एक 1.2 था, और यहाँ एक 1.3 था, ऐसा था, ऐसा। एक और रो बना लेते हैं, 3 रो। हमारे पास अब 2 टेबल है ना, और ये तीसरा रो है, तो सब में 3 कर दें। रिफ्रेश करें, सट गया दोनों, पता ही नहीं चल रहा कौन कहां से शुरू है कौन कहां बंद है। थोड़ा लाइन मोटा हो गया है, 2 लाइन सट के, इससे पता जरूर चल रहा है। तो ऐसा करते हैं ना कि बीच में एक HR टैग डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल, यहां से वहां तक एक लाइन दे देगा, और वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा गैप भी लेके चलाएगा। तो अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। सिंपल। यहाँ पे हम जानते हैं रो का स्पैन, हम नीचे वाले दो रो को स्पैन करना चाहते हैं। किसको? नीचे वाले को। पहला को छोड़ दें, दूसरे वाले में, और कहाँ रो स्पैन करना है? पहला वाले कॉलम को, दूसरे वाले कॉलम में, या तीसरे वाले कॉलम में, हम जिसमें करना चाहें। सपोज हम पहले वाले कॉलम में करना चाहते हैं, तो पहले वाले कॉलम में यहाँ लिखेंगे रो स्पैन इक्वल टू, कितने रो को स्पैन करने जा रहे हैं? तो सिर्फ उसके नीचे 2। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं रो स्पैन इक्वल टू 2। सिंपल है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे 2 रो में स्पैन किए तो एक रो तो ये खुद है, और एक रो उसका अगला रो है। इस अगले रो में जब ये स्पैन हो ही चुका है, तो यहां पर इसकी जो आवश्यकता तो रही नहीं, क्योंकि स्पैन होके वो उसके साथ चला गया। तो हम ऐसे रखते हैं, पहला को हम गायब कर दिए हैं, है ना। इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया टैग में। TR, हाँ ये गड़बड़ है। ये TR जो हमने शुरू किया था गलती से, ये बंद नहीं है, ये TR भी बंद नहीं है, और ये TR भी बंद नहीं है, और यही गलती शायद पिछले वाले में भी है, टैग मिसमैच है। तो पहले तो टैग मिसमैच को हम सही कर दिए, और अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देख लिए कि ये मैच कर चुका है, यानी 2 रो को हमने यहां पर एक साथ मिला दिया है। बाय डिफॉल्ट इसका वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो सेंटर है। ये टेबल का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, बट आई वांट टू चेंज, और इसके लिए प्रॉपर्टी होता है वी अलाइन। जैसे अलाइन लिखे हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर, है ना, उसी तरीके से जहां पे हम रो को स्पैन किए हैं वहां पर स्पेस देके एक लाइन और लिखते हैं, वी अलाइन इक्वल टू टॉप। बाय डिफॉल्ट ये मिडिल होता है, टॉप, मिडिल और बॉटम 3 प्रॉपर्टी होता है, हमें टॉप यूज करना है। वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, हम देखें कि ये टॉप में जा चुका है 2.1। सिंपल।